So, hello everyone, welcome back to our YouTube channel Sai Academy, where we conduct classes for UGC NET Psychology for CUET PG as well as 11th-12th boards. तो सबका स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पे जिसका नाम है साई एकेडमी, जहाँ पे क्लासेस कंडक्ट होती हैं फॉर UGC नेट साइकोलॉजी फॉर 11th-12th बोर्ड्स एज वेल एज CUET PG. सो आज का जो क्लास है इसमें हम बात करेंगे कुछ टॉपिक्स के बारे में जो हमने मिस आउट कर दिया है, जो हमने इंक्लूड नहीं किए थे इनफैक्ट अभी तक क्लासेस में, तो उनको हम डिस्कस करेंगे. तो ये कुछ एडिशनल टॉपिक्स आप कह सकते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं और जो कि हमारे सिलेबस का पार्ट हैं. तो सो इन टुडेज क्लास वी विल डिस्कस सम एडिशनल टॉपिक्स एज द टाइटल ऑफ द वीडियो सजेस्ट्स that we have not discussed up until now, but they are pretty important from our exam point of view. So let's move on with the topics. So the very first theory that we are going to discuss today talks about how individuals can get influenced by others in a social context. So it tells, it discusses, it suggests certain factors that can decide how much of an influence an individual or a group has on some other group, or maybe you, me, anybody. So how much influence one has on another, that are according to this theory decided by 3 factors. तो जिस थ्योरी की हम आज बात करेंगे वो ये बोलता है, वो कुछ फैक्टर सजेस्ट करता है जिससे डिसाइड होता है कि कितना इन्फ्लुएंस एक इंसान का दूसरे इंसान पे या एक ग्रुप का दूसरे ग्रुप पे, दूसरे इंसान पे होगा. ये जो थ्योरी है सोशल इम्पैक्ट थ्योरी, ये 3 फैक्टर जैसे मैंने बोला सजेस्ट करता है, जो डिसाइड करने में हेल्प करे, जो फिगर आउट करने में या रादर जो डिसाइड करता है बेसिकली कि एक ग्रुप का या एक इंडिविजुअल का दूसरे ग्रुप या इंडिविजुअल पे कितना इफेक्ट होगा, कितना इन्फ्लुएंस होगा. तो ये जो हमारा थ्योरी है, दिस वाज गिवन बाय बिब लैटनी. सो ये जो थ्योरी है ये दिया गया था बिब लैटनी द्वारा इन द ईयर 1981. तो अकॉर्डिंग टू दिस, एज आई सेड, 3 components have been suggested which decide how much influence one can have on the other. So the first point is strength. So what do we mean by strength? Strength is how important one individual is for the other. We mean how important this individual or this group is for this other individual or group to have an influence on them. So by strength we mean how much importance that person or group carries. Now that importance can be in the form of, it could be authority, or it could be status also, so we'll write that too. It could be status, or it could be emotional closeness. So these factors, that how much authority that person carries for you, what is their status in the society, and how much close you are emotionally to that individual, these help decide the strength of how much influence, the strength of the individual or the group, which further helps decide how much influence they will have on the individual. Now an example if we take is a teacher or a parent or a very close friend is would have more influence on you, for example, as compared to let's say a stranger. So अगर हम बात करें पहले पॉइंट की जो कि है स्ट्रेंथ, तो वो डिसाइड होता है कि जो इंसान है जो आप पे इन्फ्लुएंस डालेगा या डालना चाहता है,
वो कितना इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। क्या वो एक बहुत बड़ा अथॉरिटेटिव फिगर है, कोई टीचर है, प्रिंसिपल है, या फिर क्या उसका स्टेटस बहुत हाई है, कोई सेलिब्रिटी है, ऐसा कुछ, या फिर मे बी वो इमोशनली आपसे कितना क्लोज़ है, मे बी आपके फ्रेंड हो गए या आपका कोई कज़न है जो बहुत क्लोज़ है आपसे, तो इमोशनल क्लोजनेस कितनी है आपकी, कितने क्लोज़ हैं आप उनसे बेसिकली। तो ये सब चीज़ें डिसाइड करती हैं कितना स्ट्रेंथ है। तो ये हमारा फर्स्ट फैक्टर है। तो एग्जाम्पल हो गया कि अगर कोई टीचर है या कोई टीचर है, पेरेंट है, तो अगर हम उनको कंपेयर करें एक स्ट्रेंजर से, तो उस टीचर या पेरेंट का हम पे ज़्यादा इन्फ्लुएंस होगा एज़ कम्पेयर टू अ स्ट्रेंजर। नाउ सो हमारा जो सेकंड पॉइंट है वो है इमीडिएसी। तो इसमें हम लिखेंगे क्लोजनेस इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड स्पेस। तो इससे हम क्या समझते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आपको कोई आप पे जो इन्फ्लुएंस एक्सर्ट किया जा रहा है वो टाइम पे एज इन मे बी रिसेंटली आपको कुछ किसी ने इन्फ्लुएंस किया है तो वो आपको अभी याद है, बट अगर बहुत टाइम पहले किसी ने आपको इन्फ्लुएंस किया था, आपको कुछ आप बहुत इम्प्रेस हुए थे या फिर आपने उनकी बात को अग्री किया था, माना था क्योंकि आप उनसे इन्फ्लुएंस हुए थे ऑफ कोर्स, तो अगर वो बहुत टाइम पहले हुआ है तो चांसेस है इट विल फेड आउट आफ्टर अ वाइल, इट विल फेड आउट इन द प्रेजेंट मोमेंट। बट अगर वो रिसेंट हुआ है, कल हुआ है, अभी कुछ देर पहले हुआ है, तो उसका चांस ज़्यादा रहेगा, उसका इम्पैक्ट आपके दिमाग में ज़्यादा रहेगा। और अगर हम स्पेस की बात करें तो मे बी आपको फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बोलें लेट्स से आप हॉस्टल में रह रहे हैं और आपकी मम्मी का कॉल आ रहा है और वो आपसे कह रही हैं कि आप ये करो, पर क्योंकि मम्मी के अभी डिस्टेंस है, अभी वो आपके शहर में हैं और आप अभी दूसरे शहर में हैं, तो आप हाँ कर देते हैं मे बी, बट फिर आप सुनते नहीं हैं बिकॉज़ आपको पता है वहाँ से मम्मी आके चेक नहीं करेंगी, तो उतना इन्फ्लुएंस अभी नहीं है इस टाइम पे। लेकिन अगर आप वर्सेस अगर आप घर पे रह रहे हैं और आपकी मम्मी अभी बगल के रूम से आके आपको कुछ कह रही हैं तो आपको सुनना पड़ेगा बिकॉज शी इज़ राइट इन द नेक्स्ट रूम। तो इसलिए ये होता है हमारा इमीडिएसी। सो इमीडिएसी इज़ अबाउट हाउ क्लोज someone is, the person or the group is in terms of time and space. So when we talk about time, so it's more about how recent the event of getting influenced has happened, how recently you have gotten influenced by somebody. Has it been a while? If it has been a while, the influence will fade out, there are high chances, and if it is compared to, if it is recent, it will still be pretty strong. And if we talk about space, so that's about as I gave the example that let's say you are staying in a hostel room and your mother over a call she asks you to do something, but since you know that she is not close enough that she will not come to check, so you say that yeah, you agree with her, you say I will do as you asked me to do, but then you don't because you know no one is there to check. Versus if you're staying in the same house, then you know that if your mother is asking you to do something, you'll have to do because she's right in the next room and she'll come and check, and then you might get scolded. So this is the this is about space. So the proximity with respect to space, where the person or the group who is closer to you in space, physically closer to you, you tend to get more influenced by them versus someone who is farther away. So this is the second point. अब जो थर्ड पॉइंट है हमारा वो हो जाएगा नंबर. So as it is probably obvious, so this is our third point, that is number, which suggests that more the number of people, more is the influence. So it's pretty simple. More is the number of people who are there, who are present basically, the more chances there are that you will be influenced. तो नंबर का बहुत सिंपल लॉजिक है कि जितने ज़्यादा लोग होंगे उतने ज़्यादा चांसेस होंगे आपके इन्फ्लुएंस होने के. सो ये हमारे 3 पॉइंट्स हुए. अब हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि कैसे, इनफैक्ट 2 एग्जाम्पल्स के थ्रू. पहला एग्जाम्पल जो हम लेंगे वो है
of, let's say I'm sorry, of peer pressure. तो peer pressure में फॉर एग्जांपल हम एक एक पॉइंट करके देखते हैं. लेट्स से स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें तो आप इमोशनली बहुत क्लोज है अपने फ्रेंड से, लेट्स से, तो स्ट्रेंथ हाई होगा. फिर इमीडिएसी जो है, आपके फ्रेंड्स अभी आपके सेम सिटी में रह रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो इसलिए हमारा जो स्पेस का प्रॉक्सिमिटी है, स्पेस का जो मतलब क्लोज है, काफ़ी क्लोज हैं आपके फ्रेंड्स आपसे, क्योंकि वो सेम सिटी में रह रहे हैं. नाउ नंबर की अगर हम बात करें तो 3-4 आपके फ्रेंड्स हैं, एक नहीं है, 2-3-4 हैं. तो नाउ अगर सारे ये क्राइटेरिया फुलफिल हो रहे हैं, नाउ देयर आर मोर चांसेस कि आप उनकी बात सुनेंगे वर्सेस लेट्स से आप अपने पेरेंट की बात सुनेंगे. सो दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस वाई. So let's say you have friends who so you are very close to your friends. Let's say you are emotionally very close to them and they live in the same city, in the same neighborhood maybe if we are lucky. So they are if we talk with respect to space, then they are close to us, they live close to us. And if we talk about the number, then let's say you have 3 to 4 friends. So in such a situation, since all the 3 of the factors are being fulfilled, so according to this theory, according to Latne, there are more chances that you will be influenced by your peer group versus let's say getting influenced by some stranger or your parent even. So this is there. So the second one is, if you remember, it's Milgram's study. So it was a study of obedience where the participants were, or rather the actors, they were supposed to give some right answers, and if they did not give the right answer, then the actual participants, so here they were actors who pretended to be the participants who were answering, but the actual participants of the study, the subjects of the study, they were supposed to, they acted as a teacher and they give electric shock whenever the students, whenever the stooges, the actors gave the wrong answer. So basically there we saw that the experimenter was sitting in the room, and now the experimenter, if we talk about, he had authority. So here the strength criteria has been fulfilled. So the experimenter was sitting right next to the participant, the subject of the study, and therefore authority was high. Now immediately, if we talk about, as we said that the experimenter was sitting very close to the participant. So therefore, and although the number criteria has not been fulfilled, but it's not always necessary to fulfill all the criteria, and especially the number one. If since the authority was very high and since the authority figure was sitting very close, so there also we saw that there was very high influence, and we saw that many people conformed or rather obeyed the experimenter. So अगर हम मिलग्राम की स्टडी में देखें, अगर हमें याद हो, तो उसमें जिन्होंने गलत आंसर दिया उनको इलेक्ट्रिक शॉक देने को एक्सपेरिमेंटर ने कहा था. जो पार्टिसिपेंट्स थे वो लोग इलेक्ट्रिक शॉक दे रहे थे एक्टर्स को जब वो लोग गलत आंसर दे रहे थे, और ये जो इंस्ट्रक्शन है ये एक्सपेरिमेंटर दे रहा था. ना जो एक्सपेरिमेंटर है उसका अथॉरिटी हाई था, क्योंकि उसने लैब कोट पहना था और एक यूनिवर्सिटी में वो कंडक्ट हो रहा था, तो उनका अथॉरिटी हाई था. ऑल्सो इमीडिएसी अगर हम देखें तो बहुत क्लोज, अगर हम स्पेस का इमीडिएसी देखें, प्रॉक्सिमिटी देखें, तो बहुत क्लोज बैठे हुए थे. जो एक्सपेरिमेंटर है वो, जो एक पार्टिसिपेंट है, सब्जेक्ट है, उनके बहुत क्लोज बैठे हुए थे. तो हमारा जो स्ट्रेंथ और इमीडिएसी का फैक्टर है वो कवर हो रहा है. नंबर का ऑल्दो नहीं हो रहा है, बट स्टिल हम देख रहे हैं सिर्फ इन दोनों के कवर होने से भी काफ़ी इन्फ्लुएंस पड़ा जो पार्टिसिपेंट था, हमारा जो सब्जेक्ट था उस पर, और उन्होंने इलेक्ट्रिक शॉक दिया, काफ़ी परसेंटेज तक दिया. सो ये हमारा एग्जाम्पल हो गया. आई होप दिस हेल्प यू अंडरस्टैंड दिस थ्योरी. नाउ वी विल मूव ऑन. So now we will talk about, as you can see, we will talk about 2 important theories of love which are very important from our exam point of view, and especially the second theory that we will study, Sternberg's triangular model. That is something maybe even you can relate to. So these in the theories of love we will study how certain psychologists, they view what is the view on love, and according to them what kinds of love exist, which is realistic, which is
what, so that is what we will learn in this section. तो अब हम पढ़ेंगे कुछ इम्पोर्टेंट थियोरीज लव के, प्यार के, स्पेशली दो थियोरीज हम पढ़ेंगे, और उसमें से जो जो सेकेंड वाला थियोरी है, जो स्टर्नबर्ग का ट्रायंगुलर थियोरी ऑफ लव है, वो मे बी इट इज़ समथिंग दैट यू कैन इवन रिलेट टू, हो सकता है आप उससे रिलेट कर पाएँ. तो नाउ लेट्स स्टार्ट. हम इसमें पढ़ेंगे कि कैसे कुछ साइकोलॉजिस्ट का क्या व्यू था प्यार के बारे में, लव के बारे में, और उन्होंने किस किस टाइप के लव दिए हुए हैं. सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट. सो जो हमारा फर्स्ट थ्योरी है वो है कलर व्हील मॉडल ऑफ लव. तो जो ये मॉडल है ये सबसे पहले सजेस्ट किया था जॉन ली ने in his book called The Colors of Love in the year 1973. तो उन्होंने एक बुक लिखा था जिसका नाम था द कलर्स ऑफ लव, और उसमें ये कॉन्सेप्ट दिया था उन्होंने, कलर व्हील मॉडल ऑफ लव. सो अगर हम कलर व्हील की बात करें तो उसमें हमने देखा होगा कि कुछ प्राइमरी कलर्स होते हैं, कुछ सेकेंडरी कलर्स होते हैं. सो हमारे प्राइमरी कलर्स हो गए जैसे कि रेड, येलो, ब्लू. तो ये हमारे प्राइमरी कलर्स हैं जिनको हम मिक्स करके, कोई और कलर मिक्स करके नहीं बना सकते. और वर्सेस हमारे कुछ सेकेंडरी कलर्स हैं जो हम इन प्राइमरी कलर्स को मिक्स करके बनाते हैं, जैसे कि ग्रीन, पर्पल, ऑरेंज जैसे कलर्स. तो सो कलर व्हील, इफ़ वी टॉक अबाउट, दैट इज़ व्हाट दिस मॉडल इज़ बेस्ड ऑन. Color wheel has primary colors that cannot be created by mixing other colors. So these are like we have red, we have yellow and green. So these are our primary colors. Now these can be blended together, mixed together to form secondary colors like purple, green, orange. So colors like these can be created through by mixing primary colors. So now that we know color wheel what it is, so John Lee based his model of love on this color wheel, where according to him there are certain primary styles of love, and when you mix these primary styles of love you get some secondary styles of love. तो जो जॉन ली हैं उन्होंने इस कलर व्हील का जो कॉन्सेप्ट है उसको यूज़ किया, और उन्होंने कुछ प्राइमरी स्टाइल्स ऑफ लव क्रिएट और अदर इन्वेंट किए, इंट्रोड्यूस किए. उन्होंने फाइंड किया कि कुछ प्राइमरी, अकॉर्डिंग टू हिम, कुछ प्राइमरी स्टाइल्स हैं लव के, और जब आप इन प्राइमरी स्टाइल्स को कंबाइन करते हो, ब्लेंड करते हो, मिक्स करते हो, तब आपको कुछ सेकेंडरी स्टाइल्स मिलते हैं. तो अब हम उनके बारे में पढ़ते हैं कि कौन से हैं प्राइमरी, कौन से सेकेंडरी. सो वी विल नाउ लुक इनटू व्हाट आर द प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टाइल्स ऑफ लव. So to save time we have already mentioned what the primary love styles are. तो टाइम बचाने के लिए हमने जल्दी से नोट कर लिए हैं कि कौन कौन से जो प्राइमरी लव स्टाइल्स दिए हैं जॉन ली ने. तो अगर हम सबसे पहले की बात करें, so eros suggests mainly what it suggests is, it is a Greek word and it suggests desire. It suggests how much physically you are attracted to someone. तो इरोस में बेसिकली आप फिज़िकली कितना इंट्रैक्टेड हो, कितना डिज़ायर करते हो एक इंसान को, तो वो चीज़ें देखी जाती हैं. तो इट्स मोर फिजिकली, एक ग्रीक वर्ड है जिसका ये मीनिंग होता है. लूडस की जब हम बात करते हैं, इट सजेस्ट्स, ग्रीक वर्ड जो है इसका मीनिंग हो जाएगा प्ले, यानी कि बहुत ही प्लेफुल, बहुत ही एक फ्लर्टेशियस काइंड ऑफ लव, जहाँ पे कुछ सीरियस नहीं है, बस एवरीबडी इज़ जस्ट मे बी हैंगिंग आउट और यू नो फ्लर्टिंग, बट देन देयर इज़ नथिंग सीरियस, नथिंग इंटेंस लाइक इन इरोस. सो दैट इज़ आर लूडिस. सो वी कैन ऑल्सो राइट flirtatious love. Now storge, if we talk about it, suggests natural affection. You know, these are deep connections that you form
with let's say certain friends, family members. So swords suggests natural affection and deep connections. तो swords में हम देखते हैं कि मतलब काफ़ी डीपली आप कनेक्टेड होते हैं, काफ़ी क्लोज होते हैं आप एक दूसरे के, काफ़ी एक नेचुरल अफेक्शन जैसे एक तो दोस्तों में हो सकता है और पेरेंट्स और चाइल्ड में हो सकता है. तो इस टाइप का जो एक बहुत इनोसेंट सा नेचुरल सा जो अफेक्शन होता है ये हमारा स्वॉर्ड्स है. नाउ वी विल मूव ऑन टू द secondary love styles. So now we will talk about the secondary love styles that were given by John Lee. So the first one is mania, which was a mixture of eros and ludus. तो मेनिया जो एक सेकेंडरी लव स्टाइल है जो जॉन ली ने दिया था, तो वो एक मिक्सचर है अकॉर्डिंग टू हिम इरोस का और ल्यूडिस का, जो एक बहुत एक बहुत इमेच्योर, एक बहुत ऑब्सेसिव और इमेच्योर आप कह सकते हैं काइंड ऑफ लव था, जो कि हमारा मेनिया हो गया. नाउ अगर हम बात करें प्रैग्मा की, तो दैट वाज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ल्यूडिस एंड स्टॉर्च. तो ये एक बहुत मैच्योर काइंड ऑफ लव बोला गया है, जिसमें यू लुक फॉर कंपैटिबिलिटी बिटवीन द पार्टनर्स. तो बहुत सोच समझ के people get together, and this is the kind of love that Lee called pragma. Now finally we have eros plus storge, which is a very selfless kind of love. So here your focus is entirely on giving. You don't want to receive, you only want to give. तो यहाँ पे जो अगापी है वो उसका फोकस है जो कि कॉम्बिनेशन है इरोस का और स्टॉर्च का, तो उसमें फोकस है, वो एक बहुत सेल्फलेस काइंड ऑफ लव है और उसमें फोकस है देने पे. तो यू ओनली गिव टू योर पार्टनर, यू डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग इन रिटर्न. आप कुछ बदले में एक्सपेक्ट नहीं करते, आप सिर्फ करते हैं सामने वाले के लिए, कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते. सो दिस इज अगापे, एंड सो दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ सेकेंडरी लव स्टाइल्स. नाउ वी विल मूव ऑन टू अ मोर इम्पॉर्टेंट थ्योरी of love, that is Sternberg's triangular theory. Now we will talk about the triangular theory of love that was given by Robert Sternberg. Now this is a very important one, and also something that I talked about earlier that you might be able to relate to or might not. So it was given by Robert Sternberg in the year 1983. I'm sorry, it was given in the year 1986. So this theory of love, which it is called triangular for a reason, so we'll see how. But this theory of love, the triangular theory of love, was given by Robert Sternberg in the year 1986, where he gave some basic types of some basic features of love, and he then explored how when these 3 basic features combine in different ways, what sorts of different types of love are formed. So when these basic features they combine in certain ways, in certain combinations, different types of forms or creates or exists. तो ये जो थ्योरी है ट्रायंगुलर थ्योरी ऑफ लव जो रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने 1986 में दिया था, तो इसमें उन्होंने कुछ बेसिक फीचर्स, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स दिए थे जो जब कंबाइन करते हैं इन डिफरेंट वेज, अलग अलग तरीके से जब आपस में कंबाइन करते हैं तो अलग अलग टाइप के लव एग्जिस्ट करते हैं, फॉर्म होते हैं. तो अब हम पढ़ते हैं कि जैसा हमने मेंशन किया हुआ है कि किस में क्या आता है, क्या मतलब है इन वर्ड्स का. फिर हम पढ़ेंगे कि कैसे ये कंबाइन होते हैं और किस टाइप का लव फॉर्म होता है. तो हम सबसे पहले बात करेंगे इंटीमेसी की. सो इंटीमेसी इज अबाउट, we'll use the same pen here. Intimacy is about emotional connection or closeness. It's about warmth,
or rather if we write about the important concepts, then it is about the trust, it is about the mutual understanding that exists between individuals, let's say. So intimacy is about how close you are to someone, how much you trust each other, and how much mutual understanding, how much you understand each other, how much compromise you are able to make when needed. So both parties, not just one party. So that is our इंटीमेसी. तो इंटीमेसी में हम देखते हैं कि आप कितने क्लोज हैं उस इंसान से इमोशनली, आप कितना ट्रस्ट करते हैं, कितना भरोसा करते हैं एक दूसरे पे, और कि क्या एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है आप लोग के बीच में, कि आप जब ज़रूरत पड़ती है क्या आप कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, क्या आप एक दूसरे की कितना हेल्प करते हैं, आर यू देयर फॉर ईच अदर व्हेन नीडेड. तो दैट इज़ आर इंटीमेसी फैक्टर. नेक्स्ट वी टॉक अबाउट पैशन. पैशन इज़ अबाउट the physical attraction and about the intense romantic desires. तो जो बहुत इंटेंस फीलिंग होते हैं, जैसे कि लेट्स से इन द व्हेन यू स्टार्ट अ रिलेशनशिप, तो बहुत एक इंटेंस फीलिंग होता है, एक हनीमून फेज़ होता है. तो वो जो बहुत इंटेंस फीलिंग्स बेसिकली जो आपके होते हैं, रोमांटिक फीलिंग्स होते हैं, फिजिकली एक अट्रैक्शन होता है उस इंसान के लिए, तो वो जो अट्रैक्शन वाला एस्पेक्ट है वो हमारा हो जाएगा पैशन में. और फाइनली जब हम कमिटमेंट की बात करते हैं, कमिटमेंट इज़ अबाउट मेकिंग द डिसीजन टू मेंटेन एंड सस्टेन द रिलेशनशिप. तो अब आप रिलेशनशिप में तो हैं, बट क्या आप रेडी हैं एफ़र्ट्स डालने के लिए? जब चैलेंजेस आती हैं तो क्या आप रेडी हैं एफ़र्ट्स डालने के लिए, ताकि वो रिलेशनशिप मेंटेन हो, अच्छे से चले, कोई प्रॉब्लम ना आए? क्या आप वो डिसीजन लेते हैं? तो दैट इज़ व्हाट कमिटमेंट इज़. सो यू मेक अ वॉलंटरी डिसीजन टू मेंटेन एंड टू सस्टेन the relationship. So this is commitment. So these are the three basic features. Now when these combine in different ways, as I said earlier, that is when you get different kinds of love according to Sternberg. So ये कुछ जो basic हमने बोले concepts थे जो Sternberg ने दिए, अब इनको combine करके in different ways, अलग अलग तरीक़ों से अलग अलग type के love मिले हैं. That is what we will talk about now. So to save us some time, I have drawn this triangle which represents the triangular theory of love given by Sternberg. So जो ये triangle हमने बनाया है ये समझने के लिए कि कैसे काम करता है ये theory, क्या suggest करता है. तो ये जो triangle है, this triangle we see, first we have written on three corners, we have intimacy, we have passion and we have commitment. तो जो तीन corners है triangle के, उसमें हमने लिखा है intimacy, पैशन, कमिटमेंट. ऑल राइट. और ये जो बीच का फेज़ है, जो पार्ट है, उसको हमने इंटीमेसी प्लस पैशन जब होता है तो वो हमने यहाँ पे लिखा है, जब इंटीमेसी और कमिटमेंट होता है तो वो हमने यहाँ पे लिखा है, और जब पैशन और कमिटमेंट होता है वो हमने यहाँ पे लिखा है. नाउ वील अंडरस्टैंड बेटर एज वी कंटिन्यू. तो पहले हम देखते हैं जब एक रिलेशनशिप में सिर्फ इंटीमेसी है और कुछ भी, और ना पैशन है ना कमिटमेंट है. तो जब सिर्फ इंटीमेसी है, सिर्फ वार्मथ है, ट्रस्ट है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, बट कोई पैशन नहीं है, कमिटमेंट नहीं है, तो इसको हम बोलते हैं लाइकिंग, दैट यू लाइक समवन. दैट इज़ अकॉर्डिंग टू स्टर्नबर्ग. जब आपके रिलेशनशिप में ना इंटीमेसी है ना कमिटमेंट है, लेकिन पैशन है, रोमांस है, डिज़ायर है, तो इसको हम बोलते हैं infatuation. कि you are infatuated, you are physically attracted to someone, but there is no depth as such in your relationship with that person. तो this is our infatuation कि आप physically attracted हैं but as such कोई depth नहीं है आपके relationship में.
अब हम आते हैं हमारे थर्ड टाइप में, जो कि है कमिटमेंट। तो लेट्स से एक रिलेशनशिप में सिर्फ कमिटमेंट है, ना इंटीमेसी है और ना ही पैशन है। तो सिर्फ आप कमिटेड हैं, आप एक जो रिलेशनशिप है उसको मेंटेन करना चाहते हैं, सस्टेन करना चाहते हैं, लेकिन उस रिलेशनशिप में ना कोई इंटीमेसी है ना पैशन है। मे बी फॉर वट एवर रीज़न, आपकी ज़बरदस्ती में भी अगर शादी करा दी गई हो या फिर आपने बहुत यंग एज में शादी की हो, तो मे बी नॉट ऑलवेज बट इन सम केसेस तो एक कमिटमेंट, एक सेंस ऑफ कमिटमेंट है लोगों में, लेकिन कोई पैशन नहीं है, कोई इंटीमेसी नहीं है। तो इसको हम बोलते हैं एम्प्टी लव। तो ये हमारे 3 टाइप के लव अभी तक हमने पढ़े। आगे हम और पढ़ते हैं कैसे ये कंबाइन होते हैं और इनको फिर हम क्या बोलते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट जैसे जब इंटीमेसी एक रिलेशनशिप में, लेट्स से इंटीमेसी है, पैशन है, तो आप there is a mutual understanding, there is a sense of trust, then there is romantic feelings, there are desires and everything. So when there is intimacy and there is passion in a relationship, that kind of love is called romantic love. Now let's say in the relationship there is passion, there is commitment. तो एक ऐसा रिलेशनशिप जिसमें पैशन है, डिज़ायर्स हैं, फिज़िकल अट्रैक्शन है और कमिटमेंट है कि आप उस रिलेशनशिप को पे कमिट कर रहे हैं, लेकिन आप चाहते हैं उसको सस्टेन करना, मेंटेन करना, लेकिन जो एक सेंस ऑफ लाइकिंग है, एक इंटीमेसी है, एक ट्रस्ट है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, एक डीप कनेक्शन जो है वो फॉर्म नहीं हुआ है या नहीं हो रहा है। तो दिस काइंड ऑफ लव विच ओनली हैज़ पैशन एंड कमिटमेंट इज कॉल्ड फैचुअस लव। तो ये हमारा एक और टाइप ऑफ लव हो गया। नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट इंटीमेसी, कि लेट्स से इंटीमेसी है कि एक डीप कनेक्शन है, कमिटमेंट है, आप रिलेशनशिप को मेंटेन करना चाहते हैं, बट कोई पैशन नहीं है। तो पैशन जैसा कि हमने पढ़ा कि कोई रोमांटिक डिज़ायर्स नहीं है, तो ऐसे दिस काइंड ऑफ लव इज़ कॉल्ड कंपेनियनेट लव। तो कंपेनियनेट लव है, जैसा कि हमने बोला कि एक सेंस ऑफ कमिटमेंट है, इंटीमेसी है, डीप अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन कोई रोमांटिक फीलिंग्स, कुछ डिज़ायर्स नहीं है। तो दैट काइंड ऑफ लव इज़ कॉल्ड कंपेनियनेट लव। तो अब अगर हम कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू, एक आध छोटे मोटे एग्जाम्पल्स के थ्रू समझने की कोशिश करें कुछ को, जिनको अगर आपको समझने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही हो, तो लेट्स से लाइकिंग में हम देखते हैं इंटीमेसी। जैसे liking is just when you talk to someone and you like them, you find them interesting, you form a deep connection, so that is liking, so that is it has intimacy. Now infatuation is a crush basically, you find someone maybe physically attractive or it's usually physically attractive, maybe you've talked to them a bit, but then there is no deep connection, there is no mutual understanding, so that is infatuation, which is mostly physical. Now empty love is something that only has commitment. So maybe, as I said earlier, that maybe somebody was forced into a marriage, for example, let's say, but they didn't want to be in that relationship, so there is no intimacy, there is no passion, but there is commitment since they were forced into that marriage or relationship, usually a marriage. Now romantic love is something that usually exists in the first few years of after you start dating. तो अच्छा, हम एक बार बोलते हैं, जैसे लाइकिंग, आप जैसे किसी से बात कर रहे हो, एक डीप कनेक्शन फॉर्म हो रहा है, बहुत टाइम तक आप उनसे बात कर रहे हो, उनके बारे में जान रहे हो, तो एक सेंस ऑफ लाइकिंग क्रिएट होता है। इन्फैक्चुएशन तो हमारा क्रश हो जाएगा, जो कि यूजुअली एक फिजिकल अट्रैक्शन आपको होता है, कोई अट्रैक्टिव लगता है, अच्छा लगता है देखने में,
तो तब आपका एक इन्फैक्चुएशन डेवलप हो सकता है। और एम्प्टी लव, जैसा हमने बोला पहले कि मे बी आपको एक शादी में, एक रिलेशनशिप में फोर्स किया गया हो, तो एक सेंस ऑफ कमिटमेंट है क्योंकि मे बी फोर्स किया जा रहा है, आपके पेरेंट्स चाहते हैं बट आप नहीं चाहते, सो देयर इज़ अ सेंस ऑफ कमिटमेंट, पर उसमें कोई इंटीमेसी या पैशन नहीं है। अब हम अगर रोमांटिक लव की बात करें तो ये हम देख सकते हैं जब एक रिलेशनशिप का स्टार्टिंग होता है, जो एक हनीमून फेज़ होता है, जिसमें देयर इज़ इंटीमेसी, देयर इज़ पैशन, बट कोई कमिटमेंट नहीं है बिकॉज बहुत टाइम नहीं हुआ है, बिकॉज कुछ ही टाइम हुआ है, तो अभी कमिटमेंट फॉर्म होने में यूजुअली इट टेक्स टाइम, तो वो टाइम क्योंकि अभी हुआ नहीं है, तो इसलिए देयर इज़ ओनली इंटीमेसी एंड पैशन यूजुअली। Now, fatuous love is about passion and commitment. So it is something that you desire that person. There is romantic love, there is commitment. Now this is not a certain type, you cannot see it in certain cases. This can happen in any kind of relationship where there is passion, there is commitment, but there is no intimacy. So you do not know that person in depth, but for some reason there is commitment, maybe because a lot of time has passed and you are still physically attracted, but there is no deep connection that has formed for whatever reason, or it has reduced over the years. So that is possible. Now companionate love is something that we can see in relationships that have been going on for a long time. ठीक है, तो जैसे फैचुअस लव हमने बोला कि वो किसी भी रिलेशनशिप में हो सकता है, मे बी उतना कनेक्शन अब ना रह गया हो, तो सिर्फ कमिटमेंट और पैशन ही रह गया है। बट अगर कंपेनियनेट लव की बात करें तो वो ऐसे रिलेशनशिप्स में जो बहुत टाइम से चल रहे हैं उनमें देखा जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो एल्डरली कपल होते हैं, नॉट ऑलवेज बट काफ़ी बार देखा जाता है इंडिया में अगर हम बोलें तो, क्योंकि वो बहुत टाइम तक साथ रहे हैं तो एक कमिटमेंट है, और क्योंकि उन्होंने बहुत टाइम स्पेंड किया है साथ में तो एक इंटीमेसी है, बट अब पैशन उतना नहीं रह गया है, उतना रोमांटिक फीलिंग्स, उतना डिज़ायर नहीं रह गया है। सो दैट इज़ समथिंग नॉट ऑलवेज बट समटाइम्स यू कैन सी इन elderly people because they have been together, or anybody who has been together for a very long time. So this is there. So these are some examples. Now finally we'll talk about what if a relationship has intimacy, it has passion and it has commitment. So if it has all three of these, such kind of love is called consummate love. Now this is, according to Sternberg, the ideal kind of love, something that is rare but if it exists it's the ideal kind according to him. तो स्टर्नबर्ग के हिसाब से जो कॉन्ज्यूमेट लव है वो अटमोस्ट है, वो आइडियल है और ये अचीव करना मुश्किल है लेकिन पॉसिबल है। सो कॉन्ज्यूमेट लव में इंटीमेसी होता है, पैशन होता है, कमिटमेंट होता है, तीनों चीज़ें जब होती हैं तो उसको कॉन्ज्यूमेट लव बोलते हैं। सो this is our basically triangular theory of love. So that would be it for our class today. We discussed two important topics today, that is theories of love and the social impact theory. We will continue this. 3 or 4 important topics are left. After doing that, we'll end the social psychology series and continue with a new unit. So thank you so much for joining with us today. आज की क्लास के लिए इतना काफ़ी है, अब हम और कंटिन्यू करेंगे। 1-2 क्लासेस में हमारा सोशल साइकोलॉजी ख़त्म हो जाएगा, फिर हम दूसरे यूनिट के साथ स्टार्ट करेंगे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आई होप यू अंडरस्टूड टुडे। हैव अ नाइस डे।